दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में आपकी क्लास 8 जियोग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। और यार, अगर आपने अभी तक फर्स्ट चैप्टर को नहीं समझा तो आप उसको जाके समझ सकते हैं। आपको हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एंड उसी के साथ अगर आपकी हिस्ट्री एंड यार साइंस और आपकी पॉलिटी सब्जेक्ट रहते हैं तो यार ये भी मैंने पूरे कवर कर रखे हैं, आपकी 8th क्लास के और 6th क्लास के भी और 7th क्लास के भी। तो आप उनके, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन पढ़ते हैं तो आप उनको भी इनके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। उसी के साथ में यार आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है लैंड एंड सोइल, यानी कि हमारी मिट्टी, फिर हमारी जो ज़मीन होती है वो, उसी के साथ में पानी, फिर नेचुरल वेजिटेशन यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, और जो हमारी वाइल्ड लाइफ होती है यानी कि हमारे जानवर होते हैं, ठीक है। तो हम इन सभी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलो यार फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। तो यहाँ पे बोलता है, इन अ स्मॉल विलेज इन तंजानिया अफ्रीका, मम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर। सी हैज़ टू वॉक अ वेरी लॉन्ग वे एंड रिटर्न आफ्टर अ फ्यू हावर्स। कि भाई आपका अफ्रीका के अंदर एक तंजानिया विलेज है जहाँ पे आपका एक मम्बा नाम का पर्सन सुबह जल्दी उठा और वो पानी लेने के लिए गया। उसको बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ी और फिर वो कुछ घंटों के बाद पानी लेकर लौटा। She then helps her mother in the house and join her brother in taking care of the goats. All her family owns is a piece of rocky land around the small hut. अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि उसके बाद उसने फिर अपनी मम्मी की हेल्प की घर के कामों के अंदर, फिर अपने भाई की मदद की जो उसकी वहाँ पे भेड़ थी उन सभी को मतलब कि नहलाने के अंदर, और भी कुछ ऐसे ऐसे घर के जो काम थे उसने किए। और फिर जो उनका परिवार था एक छोटा सा पीस रखता है वहाँ पे लैंड का, जहाँ पे वो लोग खेती वगैरह करते हैं। और वहाँ की जो आपकी लैंड है वो रॉक की लैंड है, ठीक है। और उन लोगों की एक छोटी सी हट है, झोपड़ी है। मम्बा फादर कैन बेयरली ग्रो स्मॉल मेज, सम मेज एंड बीन्स ऑन इट आफ्टर टूलिंग हार्ड। दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर दी वोल ईयर। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो मम्बा का फादर है बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तब कहीं जाके वो थोड़ी सी मेज और बीन्स उस ज़मीन के ऊपर उगा पाता है। और उन्हीं जो बीन्स होते हैं उनको खाना पड़ता है, लेकिन वो पूरे साल का उनको एक पर्याप्त खाना नहीं दे पाती। उसी के साथ में अब कहता है, पीटर लाइव इन दी हर्ट ऑफ द शीप रेयरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड। कि भाई जो आपका पीटर है वो वहाँ पे रहता है न्यूजीलैंड के अंदर, जहाँ पे आपकी जो ये शीप्स होती हैं, भेड़ें होती हैं, बकरियाँ होती हैं, इनको पाला जाता है। वेयर इज हिज फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। और वहाँ पे जो उनका परिवार है एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाता है, यानी कि जो लोग आपकी भेड़ों के जो आपकी ये भेड़ होती हैं, इनके जो आपके हेयर होते हैं उनसे हम ऊन बनाते हैं ना, तो वो काम जो उनकी फैक्ट्री कुछ इस टाइप की है। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप्स। जब भी पीटर स्कूल से अपने आता है तो वो अपने अंकल को देखता है भेड़ों का ध्यान रखते हुए। Their sheep's yard is situated on a wide grassy plains with hills in the far distance. It is managed in a specific way using the latest technology. Peter family also grow vegetable through ऑर्गेनिक फार्मिंग। और बताते हैं कि इसके साथ में जो पीटर का परिवार है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए वहाँ पे जो फल सब्जियां होती हैं उनको भी उगाता है, और वो कुछ साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपने दो लोगों की लाइफ को स्टडी किया, एक तो था आपका कौन, मम्बा, और एक था पीटर। तो आप इनको नाम को याद रखना, ठीक है ना। अब चलो हम आगे समझते हैं इस वाले पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहता है, ऑब्जर्व द लैंड टाइप ऑफ सोयल एंड वाटर अवेलेबल इन द रीजन यू लाइव। अब जहाँ आप रहते हैं वहाँ की आपकी किस टाइप की मिट्टी है, कैसा पानी है, उस चीज़ों के बारे में एक बार सोचो। डिस्कस इन योर क्लास, और अपनी क्लास में अपने दोस्तों के साथ में डिस्कस करो। हाउ इट हैज़ इन्फ्लुएंस द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल देयर। तो ये जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी को कैसे प्रभावित करता है। मम्बा एंड पीटर स्टे इन 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लेड वेरीज डिफरेंट लाइव्स। की भाई जो आपका मम्बा है और पीटर है दोनों वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स के अंदर रहते हैं, और वो दोनों अलग अलग तरह की ज़िंदगी यहाँ पे व्यतीत करते हैं। दिस डिफरेंस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, सोयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशंस, एनिमल्स। और ये डिफरेंस उनकी ज़िंदगी में इसलिए है क्योंकि यार वो अलग अलग टाइप की लैंड पे रहते हैं, सोयल अलग है, वाटर अलग, मतलब कि वाटर के वहाँ पे जो सोर्स है ना जहाँ से पानी वो लोग लेके आते हैं वो अलग है, नेचुरल वेजिटेशन अलग है, एनिमल्स अलग हैं। Our uses of technology, the availability of such resources is the main reason
प्लेसेस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब यहाँ पे जो आपकी रिसोर्सेज होती हैं ना, हमारी लैंड, सोयल, फिर आपकी नेचुरल वेजिटेशन, फिर आपकी आती हैं एनिमल्स, तो यार ये सभी डिसाइड करती हैं कि भाई जो भी जगह है वहाँ पे लोग किस टाइप से आखिरकार रहते होंगे। अब डू यू नो के अंदर आप सभी को फैक्ट बताता है और कहता है कि 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाई ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। कि भैया इस बात को आप ध्यान से समझना है कि जो अगर मानो आप हमारे जो वर्ल्ड की 100% पॉपुलेशन है तो उसमें से 90% पॉपुलेशन यानी कि 90% आपके लोग रहते कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं वो आपको बता रखा है। कि मानो अगर आपकी लैंड 100% तो उसमें से सिर्फ जो 30% आपका लैंड एरिया है उस पर वो लोग रहते हैं, ठीक है। अब कहता है द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज़ आइदर स्पार्शली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड। और जो बाकी आपकी 70% लैंड हमारी बच जाती है वहाँ पे कोई रहता नहीं, अगर रहते भी हैं लोग तो काफ़ी दूर दूर रहते हैं, ठीक है। अब चलो यार, अब हम चीज़ों को सेपरेटली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बारी आती है हमारी लैंड को समझने की, फिर हम आगे ऐसे ही बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है माय फ्रेंड्स। तो चलो देखते हैं अब इसको। अब कहता है लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई मानो यार हमारी पूरी अर्थ है वो 100% है, ठीक है। उसमें से आपका 70% तो ले लेते हैं आपके जो ओशियन यानी कि समुद्र होते हैं, 30% लेती है आपकी लैंड। और ये जो आपका 30% है ना यार, इसमें भी लोग सभी जगह नहीं रहते। इसमें भी कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे लोग बहुत दूर दूर रहते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे लोग रहते ही नहीं, ठीक है जी। अब आगे बोलता है द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ मेनली ड्यू टू द वेरिड करेक्टर ऑफ द लैंड क्लाइमेट। कि भाई ये जो लोग आपके कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते, चीज़ें आपकी इसलिए डिपेंड करती हैं क्योंकि यार आपकी वहाँ पे लैंड किस टाइप की है और किस टाइप का आपका वहाँ पे क्लाइमेट होता है। अब देखो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊँ, जैसे अब मानो यहाँ पे पहाड़ है, ठीक है। अब पहाड़ के इस एरिया में कैसे रह पाएंगे लोग, यहाँ पे इस एरिया में नहीं रह पाएंगे। अब यहाँ पे मानो आप रेगिस्तान है, बहुत गहरा रेगिस्तान है और पानी का कोई सोर्स नहीं है, तो यहाँ पे लोग कैसे रह पाएंगे। अब बात कर ले अगर हम एंटार्क्टिका की, तो वहाँ पे आपको पता है कि पूरी बर्फ़ जमी पड़ी है, ठीक है ना। तो वहाँ पे लोग कैसे रह पाएंगे, यही कुछ है। हाँ, ये नहीं कहता मैं नहीं रहते, लेकिन रहते हैं बहुत कम रहते हैं। ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं प्लेन एरिया के ऊपर रहना, आप सभी को भी पता है इस बात का, ठीक है। तो अब आगे समझते हैं। फिर कहता है द रजिड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप ऑफ माउंटेन, लो लाइंग एरियाज ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, डेजर्ट एरियाज, थिक फॉरेस्ट एरियाज आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड। और देखो आप सभी को भी यही बात बताता है। यहाँ पे कहता है कि भाई मानो आपको कोई घना जंगल है, ठीक है। अब घने जंगल में लोग कैसे रहेंगे, हाँ रहते हैं कुछ, ये नहीं कहते हम नहीं रहते, लेकिन बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है। अब अपने आप से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर ही बताता है कि आपके जो स्लोप होते हैं माउंटेन के, कई बार बहुत स्टीप होते हैं ऐसे, तो अब यहाँ पे लोग कैसे रह पाएंगे, ठीक है। बहुत बार तो ऐसे भी हो जाते हैं आपके, मतलब थोड़ा सा ही टिल्टेड यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो अब कहता है प्लेन्स एंड रिवर वैली ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। कि भाई जो आपकी रिवर वैलीज़ होती हैं और आपके प्लेन्स एरिया होती हैं, ठीक है, और जो आपकी रिवर जाती है उसके आसपास की एरिया होती है, वहाँ पे आपकी खेती भी अच्छी होती है और वहीं पे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं रहना। और ज़्यादातर जो आपके लोग हैं वो इसी जगह, ऐसी जगहों पर ही रहते हुए हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। उसी के साथ में अब आप एक बार इस पिक्चर को देखो, यहाँ पे आपको दिखा रखी है सालबर्ग, जो कि आपका ऑस्ट्रिया के अंदर है, उसकी नोटिस इन हाउ मैनी वेज द लैंड हैज़ बीन यूज्ड इन द अबोव पिक्चर। अब यहाँ पे आप देखो और पता लगाने की कोशिश करो कि लैंड इन लोगों ने कैसे यूज़ कर रखी है। ये देखो आपकी रिवर ऐसे जा रही है और यहाँ पे देखो कितने लोग रह रहे हैं, और जैसे जैसे रिवर से दूर जा रहे हैं पॉपुलेशन कम होती चली जा रही है। आप इस बात को खुद से नोटिस कर सकते हैं। अब हम सेकेंड बात को डिस्कस करते हैं, लैंड यूज़, ठीक है। अब लैंड को तो आप लोग समझ चुके हैं और ये भी समझ चुके हैं कि लोग कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। कि जो हमारी लैंड होती है हम उसका यूज़ अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। जैसे कि भाई किसी लैंड के ऊपर आपके जंगल उगे हुए होते हैं, कहीं पे हम माइनिंग करते हैं, कहीं पे हम लोग खेती करते हैं, कहीं पे अपना घर बनाते हैं, कहीं पे हम रोड बनाते हैं और कहीं पे हम कोई फैक्ट्री वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह लगा देते हैं।
दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज द लैंड यूज़। तो इन सभी चीज़ों को के में एक मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो हम लैंड का यूज़ ही करते हैं। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच मम्बा एंड पीटर फैमिली यूज़ देयर लैंड। क्या आप हमें उनके बीच का डिफरेंस बता सकते हो कि जो आपके मम्बा थे और पीटर थे वो अपनी लैंड का कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताओ। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाई फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सोइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। कि भाई जो आपका यहाँ पे लैंड का यूज़ है वो डिटरमाइन कैसे करते हैं हम लोग, वो हम पहले देखते हैं कि वहाँ की फ़िजिकल फैक्टर कैसे हैं, यानी कि टोपोग्राफी कैसी है, मिट्टी कैसी है, वहाँ का वातावरण कैसा रहता है, मिनरल्स हमें कौन से मिलते हैं, मिनरल्स होंगे तभी तो हम लोग माइनिंग करेंगे ना, और वहाँ पे पानी की सुविधा कैसी है। ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द लैंड यूज़ पैटर्न। और जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं और साथ में हमारी टेक्नोलॉजी होती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट रहता है हमारे लैंड को यूज़ करने के जो पैटर्न्स होते हैं उनका। ठीक है, अब कहते हैं लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कॉमर्शियल लैंड। कि भाई जो हमारी लैंड होती है बेसिकली हम उसको यहाँ पे दो भागों के अंदर बांट देते हैं। तो हमारी होती है प्राइवेट लैंड, अब यानी कि ये घर मेरा खुद का है तो ये मेरा प्राइवेट हो गया, और एक होती है हमारी कॉमर्शियल जो कि ज़्यादातर आपकी लोगों के द्वारा मतलब कि कॉमन ही होती है, उसको हम कम्युनिटी लैंड भी बोल देते हैं। सॉरी, कॉमर्शियल नहीं, कम्युनिटी लैंड। कॉमर्शियल तो बिजनेस में आ जाएगी आपकी। यहाँ पे बोलते हैं कि प्राइवेट लैंड इज़ ओवन्ड बाय इंडिविजुअल्स वेयर कम्युनिटी लैंड इज़ ओवन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज लाइक कलेक्शन ऑफ फूडर, फ्रूट्स, नट्स एंड मेडिसिन हर्ब्स। अब यहाँ पे बताता है कि जो प्राइवेट लैंड होती है वो तो आपका जिस इंडिविजुअल की है वो उसको यूज़ करेगा, लेकिन जो आपकी यहाँ पे कम्युनिटी लैंड होती है वो सभी के लिए होती है। वहाँ से हम लोग खाना भी लेके आते हैं, फ्रूट्स भी लेके आते हैं, नट्स भी लेके आते हैं, मेडिसिन भी लेके आते हैं, हर्ब्स भी लेके आते हैं। ठीक है, These community lands are also called the कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, और इस कम्युनिटी लैंड को हम यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, अब आगे आप सभी को कहता है टॉक टू सम एल्डरली पर्सन इन योर फैमिली और नेबरहुड एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन द लैंड यूज ओवर द ईयर्स। कि भाई आपके जो घर में बड़े हैं आप उनसे बात करो और पता लगाने की कोशिश करो कि जो हमारे लैंड यूज़ के पैटर्न्स थे उनमें क्या क्या चेंज आए हैं तब से अब तक। वेयर यू लाइव डिस्प्ले यूर फाइंडिंग ऑन अ बुलेटिन बोर्ड इन योर क्लासरूम। फिर आपकी क्लास के अंदर जो बुलेटिन बोर्ड होगा वहाँ पे उस चीज़ को डिस्प्ले भी कर सकते हैं। फिर कहते हैं पीपल एंड देयर डिमांड्स आर इवन ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। कि भाई जो हम लोग हैं हमारी जो हम लोग हैं हमारी डिमांडें बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन यार जो कि हमारी मतलब कि लैंड की अवेलेबिलिटी है वो तो हमारी उतनी ही रहेगी। अब यहाँ पे मानो आपका पहले 1% रहता था, अब यहाँ पे 10% रहने लग जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो आपकी ज़मीन थी वो तो उतनी ही रहेगी ना, उसको हम थोड़ी बढ़ा सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब हमें बताता है कि जो हमारी लैंड की क्वालिटी है वो भी जगह से जगह पर बदलती रहती है। ठीक है ना, अब कहता है पीपल started encroaching the common lands to build up commercial areas, housing complex in the urban areas and to expand agriculture land in the rural areas। अब हमें बताता है कि भाई जो लोग हैं वो ज़मीनों का इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं, वो शहरों में यहाँ पे कमर्शियल एरिया बनाते हैं, जैसे कि बड़े बड़े आपके घरों की बिल्डिंग बना देते हैं, फिर उसको आपको पता है फ्लैट्स काट के किराए पे मतलब कि फ्लैट्स को बेच देते हैं या फिर किराए पे दे देते हैं वो लोग। उसी के साथ में अगर हम बात करें आपके रूरल एरिया की, तो वहाँ पे जो आपकी खेती की ज़मीन होती है हम उसको कैसे बढ़ाते हैं, जो हमारे आसपास के पेड़ पौधे होते हैं, जंगल का एरिया होता है, उसको हम काट देते हैं। ठीक है, अब आगे आप सभी को बताता है टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। अब जैसे जैसे हमारी ज़मीनी के हम यूज़ करने के अंदर बदलाव आते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे जो हमारा कल्चर है वो भी बदलता चल रहा है इसके साथ साथ। ठीक है, अब बताता है लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सोइल इरोजन, डिफोरेस्ट्रेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। कहता है कि भाई जो हमारी लैंड की क्वालिटी ख़राब हो रही है, लैंडस्लाइड होती है, हमारे आप सभी को पता है भूमि खिसक जाती है, फिर हमारी जो मिट्टी का मतलब कि मिट्टी की सोइल इरोजन होता है वो भी मैंने आपको समझा रखा है, बाकी आगे चल के भी हम क्लासेस के अंदर समझेंगे। हमारा डेजर्टिफिकेशन होता है, यानी कि जो हमारी पेड़ पौधों की हम कटाई कर देते हैं, फिर वहाँ पे आपका रेत ही रेत बच जाता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा थ्रेट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट के, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और यार ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग अपनी खेती की ज़मीन ज़्यादा बढ़ा रही है और साथ में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी यानी कि घर बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, रोड बनाना, उनको हम ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है,
उसी के साथ एक बार आप इसको देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज इन लैंड यूज़ ओवर टाइम की। पहले यहाँ पे ऐसी ज़मीन थी, लोगों के ऐसे घर थे, देखो कहाँ तक आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिखाई देगी। अब यहाँ पे आपके घर आए पक्के, देखो यार। उसके बाद देखो अब कितनी ज़मीन कम हो गई, और अब देखो यार बिल्कुल ही अब आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ही बची, छोटा सा बीच में पार्क है और कुछ भी नहीं है, रोड ही रोड है आपके यहाँ पे। तो यही बात मैंने आपको भी पीछे समझाई। फिर यहाँ पे बोलता है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, कि हम हमारी जो लैंड रिसोर्स है उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। फिर बताता है ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर ever growing demand has led to a large scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing these natural resources. Therefore, the present rate of degradation of land must be checked. Afforestation, land reclamations, regulated use of chemical pesticides and fertilizers, and check on overgrazing are some of the कॉमन मेथड्स यूज टू कंजर्व द लैंड रिसोर्सेज। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे हमारे जो लैंड के ऊपर भाई बिल्डिंग्स बनाना, साथ में जो बड़ी बड़ी चीज़ें हम बनाते हैं मॉल्स वगैरह वो बनाना, और जो हमारी लैंड्स होती है उसको खेती ज़्यादा करना, वो सारी चीज़ें भी हमारे साथ साथ बढ़ रही हैं। तो यार इससे बहुत ही ज़्यादा हमारे को प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के। तो यहाँ पे इसी तरीके से आपको ये बात समझाना चाहते हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने चाहिए, यानी कि एफोरेस्टेशन करना चाहिए। हमें जो हमारी लैंड है उसको मतलब बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने बार बार देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि हम एक ही ज़मीन पर बार बार ओवर ग्रेजिंग ना कराएं, यानी कि एक ही ज़मीन पर बार बार अपने जो हमारे जानवर होते हैं घर पे, यानी कि पालतू पशु जिनको हम पालते हैं, उनको ना चराएं वहाँ पे ले जाके। और ऐसे ही कुछ कॉमन मेथड होते हैं जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर रखे हैं और हम आगे भी डिस्कस करेंगे हमारी लैंड को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए, ठीक है। अब बारी आती है आपकी मिट्टी के बारे में बात करने की, सोयल, ठीक है। बाकी यहाँ पे वेदरिंग प्रोसेस के बारे में आपको बताता है और कहता है The breaking up of decay of exposed rock by temperature change, forced actions, plants, animals, and humans' activity. The thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. अब यहाँ पे बेसिकली आप सभी को बताता है कि देखो यार ये आपकी मानो एक रोक था, पत्थर था पहले, ठीक है। इसका टूट जाना आपका छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, फिर उनका आगे टूट जाना छोटे छोटे पार्ट के अंदर, फिर जाके आपकी मिट्टी बनती है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम समझने तो आगे वाले, लेकिन अभी मैंने इसको थोड़ा आपको आइडिया दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सभी को बेसिकली ये बात समझाता है और कहता है कि भाई वेदरिंग प्रोसेस आपकी क्या होती है। ये वेदरिंग प्रोसेस आपकी ये होती है कि इसका ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाना, फिर ऐसे हो जाना, ठीक है। और ये कैसे होता है, आपके जो टेम्परेचर के अंदर बदलाव होता है, आपके पेड़ पौधों के कुछ एक्शंस होते हैं, एनिमल्स के एक्शन होते हैं, कुछ हमारी एक्टिविटी होती हैं जो कि ऐसे काम यहाँ पे कर देती हैं बाद में, ठीक है। तो इसको हम आगे समझने वाले हैं, अभी के लिए सिर्फ वेदरिंग वर्ड को समझ ली, इसलिए मैंने इसको आपको बताया है, ठीक है। अब कहते हैं कि भाई जो आपकी पतली सी लेयर होती है ना हमारी सरफेस के ऊपर, ऐसे ये पतली सी लेयर, ये वाली, ये जो हमारी पूरी अर्थ को कवर करती है, इसी को हम मिट्टी बोल देते हैं, सोयल बोल देते हैं। इट इज़ क्लोजली लिंक टू लैंड, और ये हमारी बिल्कुल लैंड से लिंक होती है, जो कि आप यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर देख ही सकते हैं, जो मैंने अभी आप सभी के लिए बनाई है ना। फिर कहते हैं लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सोयल। सोयल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक फाउंड ऑन द अर्थ। कि भाई जो आपकी लैंड फॉर्म्स होती हैं वही हमें बताती हैं कि आपके यहाँ पे किस टाइप की मिट्टी होने वाली है, इसके अंदर क्या ऑर्गेनिक मैटर है, कैसे मिनरल्स रहेंगे, और जो हमारी वेदर्ड रॉक होती है हमारी अर्थ पे मिलती है, कुछ उसकी क्वालिटीज़ होती हैं। वेदर्ड रॉक से आप यहाँ पे समझ गए होंगे वेदर बड़े लोगों ने कहाँ से उठाया। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सोयल फर्टाइल। अब यहाँ पे बताते हैं कि अगर सही मिक्सचर होना आपके ऑर्गेनिक मैटर का और साथ में यार आपकी मतलब कि मिनरल्स का, तो आपकी वो मिट्टी को हम बोल देते हैं फर्टाइल, यानी कि वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी हम उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो चलो अब एक बार आगे हम लैंडस्लाइड को समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहता है लैंडस्लाइड आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ द रॉक डेब्रिस ऑन द अर्थ डाउन अ स्लोप। दे ऑफ्टन टेक प्लेस इन कंजक्शंस विद अर्थक्वेक, फ्लड्स एंड वोल्केनोज। अ prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide that can block the flow of river for quite some time. The formation of river blocks can cause havoc to the settlements downstreams to its bursting in the hilly terrains. Landslide have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy a
पोजीशन ऑफ अ मेजर कंसर्न। अब यहाँ पे आप सभी को बेसिकली देखो यार, पिक्चर के साथ में ये बात दिखा के समझाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपकी लैंड थी, यानी कि मिट्टी थी, वो साथ में आपके पत्थर भी थे, वो आपके खिसक के अब नीचे जा चुके हैं। एक मिनट पेन चेंज करता हूँ मैं। हाँ देखो ऐसे आपके खिसक के वो नीचे जा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग्स थी, जो घर रहे होंगे, उनके साथ में क्या हुआ होगा आप सभी को पता है कि वो भी टूट के आपकी गिर चुके होंगे। अब ऐसा किस लिए होता है, आपका अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो होता है, तो उन एरियाज़ के अंदर आपका ये सीन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी बात आपको क्लियर कर दी। उसी के साथ में बस यही बात आपको समझाई थी यहाँ पे। मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ मैं। हाँ, ब्रस्टिंग एलिमेंट्स, हिली ट्रेन्स, लैंडस्लाइड। हाँ, अब हो के जाता है बहुत बार। अब देखो यार, मानो यहाँ पे कोई आपकी रिवर होती और आपकी लैंडस्लाइड ऐसे करी, ठीक है, और ये काम हुआ होता आपका थोड़ा हिली रीजन पे, तो आपकी रिवर ब्लॉक हो गई होती। अब आपको पता है ऊपर से इतनी मिट्टी गिरेगी तो रिवर ब्लॉक होना स्वाभाविक सी बात है। तो फिर जो रिवर का पानी होगा यहाँ से ऐसे आउटफ्लो कर जाएगा, तो यहाँ पे जो नीचे के रीजन्स होते हैं इनमें बाढ़ वगैरह की स्थिति भी आपकी बन सकती है, ठीक है। तो ये बात भी मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। उसी के साथ में यार अब आपको एक केस स्टडी बताते हैं। कहते हैं कि अ मैसिव लैंडस्लाइड हिट पांजी विलेज नियर रेकोंगपियो इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश एंड डैमेज अ 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड नेशनल हाईवे 22। कि भाई आपका एक लैंडस्लाइड हुआ था बहुत ही ज़्यादा बड़ा आपके पांजी विलेज, जो कि आपका यहाँ पे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और बताता है कि यहाँ पे आपके 200 मीटर तक जो लंबा आपका रोड था उसको मतलब कि पूरा इसने तोड़ डाला, और ये आपका हिंदुस्तान तिब्बत रोड था, जो कि हमारा नेशनल हाईवे 22 जिसको हम कहते हैं, ठीक है। फिर बताता है द लैंडस्लाइड वॉज ट्रिगर्ड बाई इंटेंस ब्लास्टिंग ऑफ पांजी विलेज ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस वीक जोन of slope collapsed and caused intense damage to the road and nearby villages. The Panji village was completely vacated to avoid the possible loss of life। अभी हमें बताते हैं कि जो पांजी विलेज के लोग थे उनको भी काफ़ी प्रॉपर्टी का लॉस पहुंचा, इससे वो लोग पहले ही वहाँ से मतलब कि कह दिया था कि भाई आप ये गांव खाली कर दो, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकती है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसी के साथ में आपको मिटिगेशन मैकेनिज्म यहाँ पे बताने वाला है, यानी कि इस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। कहते हैं कि एडवांसमेंट इन दी साइंस टेक्निक्स हैज़ एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर कोज लैंडस्लाइड एंड हाउ टू मैनेज देम। कि भाई जो हमारी आज के टाइम पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसने हमको इतना कैपेबल बना दिया है कि हम जान पाते हैं पहले से ही कि यहाँ पे लैंडस्लाइड होने की संभावना है या फिर नहीं है, ठीक है, ताकि हम पहले ही अपने बचाव के लिए कुछ कर पाएँ। फिर बताता है सम ब्रॉड मिटिगेशंस टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड आर एज फॉलो। कुछ टेक्निक्स बल्कि हमें यहाँ पे सजेस्ट भी करता है। कहता है कि हजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरिया प्रोन टू लैंडस्लाइड हैंड सच एरिया कैन अवॉइड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट। कि हम पहले ही हजार्ड एरिया को बता देते हैं, फिर वहाँ पे लोगों को घर वगैरह बिल्डिंग वगैरह बनाने की नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि यार वहाँ की लैंडस्लाइड हो सकती है। फिर बताता है कंस्ट्रक्शन और ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लीपिंग। अब यहाँ इसका मतलब बेसिकली क्या है कि देखो यार, आपका ये स्लोप है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक बना दी आपकी दीवार, मोटी सी पत्थरों के साथ में बना दी, जिससे कि अगर आपकी लैंड यहाँ से स्लाइड भी करती है नीचे की तरफ तो वो इस दीवार को लग के चांस है कि वो यहीं पे रुक जाए, मतलब कि आगे जाके और डैमेज ना करे, ठीक है ना। ऐसी वॉल्स का बनाना, रिटेंशन वॉल यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ लो इस वर्ड को। फिर कहते हैं इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू रेस्ट लैंडस्लाइड। रेस्ट लैंडस्लाइड कि यहाँ पे भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्लोप के ऊपर पेड़ पौधे उगा देना, जिससे कि उनकी जड़ें जो है मिट्टी को पकड़ लें और फिर आपकी लैंडस्लाइड ना हो पाए। फिर बताता है दी सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलोंग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लो। कि भाई जो आपके सरफेस के ऊपर ड्रेन्स हैं उनको कंट्रोल करना, कुछ अच्छे तरीके से उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करना, जिससे कि जो हमारा वाटर है वो अच्छे से एकदम से ऐसे फ्लो करता हुआ ना आए फुल स्पीड में, और हमारी लैंड ज़्यादा स्लाइड ना हो। अब यहाँ पे देखो आपको रिटेंशन वॉल जो यहाँ पे बताई थी बना के भी बता रखी है। देखो ये बनी हुई है आपकी दीवार, एक मिनट समझाना पड़ेगा। ये देखो ये है आपकी दीवार, ये वाइट वाली दिखाई दे रही है आपको, और ये ऊपर देखो आपका पहाड़ सा कैसे है, ठीक है। तो यही बात मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता था। उसी के साथ में यार एक बार आप हमारी मिट्टी को देख लो। यहाँ पे सोइल की प्रोफाइल आप सभी को दिखा रखी है कि भाई जो टॉप लेयर है उसके अंदर हमारा ह्यूमस होता है, वेजिटेशन होती है। इसके बाद आती है आप सभी को पता है कि सैंड, सिल्ट और क्ले। फिर आते हैं हमारी वेदर्ड रॉक्स मटेरियल, फिर आती है हमारी पेरेंट रॉक नीचे। फिर आगे यहाँ पे आप सभी को बताता है इट टेक 100 ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट
1 सेंटीमीटर ऑफ सोयल, कि सिर्फ 1 सेंटीमीटर सोयल बनाने के लिए हमें 100 साल से भी ज़्यादा साल लग जाते हैं। उसी के साथ में भाई जो हमारे सोइल्स के लिए क्या फैक्टर रहते हैं, कि कैसे हमारी मिट्टी बनती है, उसको हम स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, यानी कि पार्ट 2 के अंदर, ठीक है ना। तो आज के पार्ट को माय फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो यार नेक्स्ट पार्ट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे सेट करना, ताकि आपको वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। उसी के साथ में यार अगर आपने आज की वीडियो को अभी तक अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करें, जिससे अगर उनकी भी हेल्प हो पाए। अगर उनका कोई बात क्लियर नहीं हो रही है, किसी को बात को लेकर उनका डाउट है, तो वो सारी बातें क्लियर हो जाएं। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन 6th 7th या फिर 8th क्लास में है, तो आप उनके साथ में हमारी वीडियोस प्लेलिस्ट को शेयर कर सकती हैं, उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही। एंड आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो यार बाय बाय।